टाइम हमने देखा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके भाई हमने आपके पावर, मतलब आज तो हम पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो अभी तक मैं अगर बात करूँ तो हमारे चैप्टर का 90% पार्ट हो गया। हमको सिर्फ अब पावर एनर्जी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। आज जो बातें हम करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल बातें रहेगी, मतलब एकदम आम बातें हैं, सिंपल बातें हैं जो आप पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर है आपके सिलेबस में ऑल्टरनेटिंग करंट, वहाँ पे हमें पावर और एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। बट फिलहाल आज हम बहुत ही नॉर्मल चीज़ें बातें करने वाले हैं। एनर्जी एंड पावर। भाई मान लीजिए मैं एक बैटरी को कनेक्ट करता हूँ किसी सर्किट में, तो भाई यहाँ से करंट निकलेगा, करंट आई। अगर किसी बैटरी में से करंट निकल रहा है, इसका मतलब वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। क्या हो रही है? डिस्चार्ज। भाई सीधी सी बात है ना, हमने पहले भी देखा था कि अच्छा बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है चार्ज को प्रोड्यूस करना। एम आई राइट? यस। नो भाई, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है, बैटरी चार्जेस को सिर्फ मूव कराती रहती है। अब भाई यहाँ पे एनर्जी बैरियर है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर है। अब चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ आएगा, बैटरी उसको एनर्जी देगा, चार्ज जाएगा, यहाँ पे लड़ेगा, उसका चार्ज चला जाएगा, एनर्जी चली जाएगी, फिर से आएगा, फिर से उसको चार्ज देगा। बैटरी का काम क्या है? चार्जेस को एनर्जी देके सर्किट में घुमाए रखना। बैटरी नेवर प्रोड्यूसेस चार्ज, ये मैंने पहले भी आपसे कहा था। अब भाई इसका मतलब क्या हो रहा है कि बैटरी के पास जितनी एनर्जी है वो धीमे धीमे कर करके चार्जेस को देता जा रहा है। तो हम बोलेंगे वर्क इज डन बाय द बैटरी। क्या हम बोलेंगे? वर्क इज डन बाय बैटरी। अब अच्छा अगर वर्क डन हो रहा है तो हमें पता है, सब मान लो कि इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल 0 है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई V - 0 इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन Q। याद आया भाई? कुछ याद आया? ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ी थी, भूल गए भाई? चैप्टर नंबर 2 में एक चार्ज है जो इंफिनिटी पे कहीं पड़ा है, वहां से उठा के उसको यहाँ लाना है, तो हमें कोई एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए। याद आया कुछ? भूल गए? सब भूल गए भाई? चैप्टर नंबर 2 में हमने यही तो पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था क्या नहीं? पोटेंशियल एनर्जी। सो भाई एक चार्ज किसी जगह पे पड़ा है, उसको वहां से उठा के इस पॉइंट पे लाना, उसमें जितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी तो वो इस टाइप से दिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। भूल गए भाई? भूल गए भाई? जिस तरह याद नहीं है वो सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग या तो फिर अपने थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग देख ले एक बार, ठीक है। सो क्या मैं ऐसा कैसे कर, देखो एक्चुअली चार्ज यहाँ से यहाँ आ रहा है, चार्ज देखो ये घूम के जा रहा है, एनर्जी छोड़ देगा, वापस आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। अब इसके बीच में कोई स्पेस, कोई सॉलिड फील्ड नहीं है, ये ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह है। अब यहाँ से यहाँ आना है भाई, क्या वो हवा में तैर के आएगा? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब वो क्या रहा है कि यहाँ पे छोटी सी एनर्जी बैरियर क्रिएट हो रही है। ये चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके सेमीकंडक्टर्स में, क्या एनर्जी बैरियर्स क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को छलांग मारे जाते हैं। अब इट इज ऑब्वियस कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को, भाई यहाँ पे चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ही होगा, है ना? सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन्स ही रोटेट करते हैं। सो भाई उस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने का काम जो भी करेगा तो एनर्जी चाहिए होगी। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। सो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ, वर्क डन बाय चार्ज, ये Q यहाँ पे हो जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू VQ। ये क्या मिला मुझे फिलहाल? वर्क डन। सो बच्चा लोग इतनी एनर्जी इज गिवन बाय बैटरी। भाई इट इज नथिंग बट एनर्जी। भाई वर्क डन क्या होता है? वर्क डन एक तरह की एनर्जी ही तो होती है। सो इतनी एनर्जी आपकी बैटरी करती है किसी भी सर्किट के अंदर। अब भाई पावर क्या होता है? भाई पावर हम पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। एक बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ आपको।
सपोज करो कि मैं आपको बोलूँ कि जो मेरे क्लासेस में 10 बेंचेज है उसको निकाल के बाहर रखना है, वही काम मैं किसी छोटे बच्चे को देता हूँ, हो सकता है 5th या 6th में पढ़ता हुआ, क्या वो रख पाएगा? बिल्कुल रख पाएगा भाई, 5th 6th का बच्चा है, कोई 2 साल का थोड़ी ना है, वो भी रख लेगा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा भाई? आप लोग वही काम हो सकता है 10 मिनट में कर लो और उसको वही काम करने में शायद आधा घंटा लग जाए। इसका मतलब काम दोनों ने किया लेकिन टाइम दोनों ने अलग अलग लिया। सो दैट इज कॉल्ड पावर वर्क रेट ऑफ वर्क डन। भाई आपने जो एनर्जी, बैटरी जो एनर्जी सप्लाई कर रही है वो कितने समय में कर रही है? समझ में क्या बोल रहा हूँ? बैटरी जो एनर्जी सप्लाई कर रही है वो कितने समय में कर रही है उसको हम बोलेंगे पावर। भाई हर बैटरी की अलग अलग पावर होती है। एज पर एग्जांपल भाई आप घर पे यूज करते होंगे पैनासोनिक की बैटरी, निको कंपनी की बैटरी, फिर वो ड्यूरेबल कंपनी की बैटरी आती है। ये सब का क्या है भाई? ड्यूरेबल महंगी आती है, वो बोलती है कि हम वो लंबे चलते हैं, इट मींस उसकी पावर ज्यादा है, वो एनर्जी दे रहा है लेकिन लंबे समय तक दे रहा है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? ओके, अब भाई वर्क डन मतलब एनर्जी के बदले क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? QV by T। नाउ व्हाट इज QV? सॉरी Q by T। व्हाट इज Q by T? सॉरी भाई हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था I is equal to Q by T। याद है कुछ? शरारियन सब भूल गए? सर वर्क डन अपॉन चार्ज टाइम। सो भाई क्या इसके मतलब मैं I लिख सकता हूँ? P is equal to VI। ये हो गया मेरा पावर ऑफ बैटरी या पावर गिवन बाय बैटरी, ये बाय बैटरी पढ़ रहे हैं। याद रखना बच्चा लोग, ये है एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, दैट इज पावर ऑफ द बैटरी। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर? अच्छा, अब भाई हम चाहे तो इसके अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं भाई, जैसे कि VI तो बन गया। अब भाई हमको पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो भाई मैं V के बदले अगर I लिख दूं, IR लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R हो जाएगा। V के बदले IR, ये हो गया V के बदले IR और एक्स्ट्रा उसके पास I तो था ही, सो I into I स्क्वायर R। फिर अगर मान लो कि मैं I के बदले V by R रख दूं, ये I था, सॉरी इधर I के बदले V by R रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? V स्क्वायर बाय R। सो भाई पावर की अलग अलग फॉर्मूला है, हमें न्यूमेरिकल में वो फॉर्मूला यूज करनी है जिसकी हमें जरूरत। एज पर एग्जांपल मैं देखो एक लॉजिक से बात बताता हूँ। सीरीज का अगर बस कोई एग्जांपल है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है और हमको बोला है पावर ढूंढने के लिए, तो हमको पता है सीरीज में करंट सेम रहता है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। पैरेलल गिवन है और कहा है पावर ढूंढने के लिए, तो पैरेलल में भाई वोल्टेज सेम रहता है तो हम ये लगा देंगे। सीरीज में ये मत लगाना, सीरीज में वोल्टेज चेंज होता रहता है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अगर किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का बोला है पावर तो बात अलग है। आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द गिवन सिचुएशन एंड कंडीशन। ओके बच्चा लोग, यहां तक क्लियर? अब सॉरी यहां पे ध्यान देना, यहां पे R के बदले V by I होगा, सो ये V स्क्वायर बाय I हो जाएगा। ओके, VI नहीं राइट था राइट था I के बदले रखा है ना, ये करिश्मा रॉन्ग करवाती है। मैंने नहीं करा, हमने I के बदले R को वहां लेके गए, I की फॉर्मूला पुट की, सो V by R। ओके स्टूडेंट्स, भाई सब सो गए क्या? ओके बच्चा लोग, अब मान लो कि हमने किसी सर्किट में दो बैटरी कनेक्ट की है, ठीक है, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। मैं बोलता हूँ कि चलो V1 इज ग्रेटर देन V2, तो इस केस में होगा क्या कि जो करंट निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, ये करंट होता हुआ इधर ही जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो बैटरी है ये डिस्चार्जिंग होगी, यानी कि मेन चार्ज देने का काम ये कर रही है। ये क्या हो जाएगा? डिस्चार्जिंग।
सो भाई अगर किसी बैटरी में से करंट निकल रहा है इसका मतलब वो धीमे धीमे डिस्चार्ज होते जा रहा है। अब इसमें करंट जा रहा है तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये बैटरी धीमे धीमे चार्ज होती जा रही है, मतलब करंट इसके अंदर जा रहा है, चार्ज इसके अंदर जा रहा है, तो ये बैटरी धीमे धीमे चार्ज होती जा रही है। जैसे ही इसका चार्ज खत्म होगा ये बैटरी अपना चार्ज देना शुरू कर देगी। समझ आ रहा है भाई? खाली इतना याद रखना, करंट निकले तो डिस्चार्जिंग, करंट जाए तो चार्जिंग। ठीक है। अब भाई हमने अभी पढ़ा था, अब ये बैटरी है, आई करंट दे रही है, ये पावर दे रही है कितना, वी आई। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रेजिस्टेंस, ये करंट इसमें जा रहा है। अब बच्चा जितनी एनर्जी इस बैटरी ने चार्ज को दी वो सारी एनर्जी कहाँ चली जाती है, रेजिस्टेंस में। इसका मतलब पावर एब्सॉर्ब्ड बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वापस भी भाई, इसका पावर जितना होगा मतलब जितने समय में ये काम कर रहा है, जितने समय में ये चार्ज को घुमा रहा है उतने ही पावर तो रेजिस्टेंस के पास भी जाएगी। सो इतनी पावर रेजिस्टेंस एब्सॉर्ब कर लेगा। एब्सॉर्ब करने का मतलब है वो वेस्ट कर देगा। देखो एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, भाई डिसिपेटेड का मतलब होता है वेस्ट, निकाल दे। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एटम से टकराएंगे तो एनर्जी निकलती है। हमारा फोन गर्म क्यों होता है, हमारी इलेक्ट्रिकल आइटम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है सारी की सारी गर्म होती है। क्यों? बिकॉज भाई जब करंट रेजिस्टेंस से टकराता है तो वो हीट एनर्जी रिलीज करता है, एंड इट इज नथिंग बट द एनर्जी डिसिपेटेड। भाई आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा है H = I2RT, कुछ याद आया? 10th में फॉर्मूला पढ़ी थी, यही फॉर्मूला में निकाल लिया, लेकिन थोड़ा सा बहुत मामूली सा ढंग चेंज होगा। भाई हमने अभी क्या बोल दिया था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी यानी वर्क डन, एनर्जी अपॉन टाइम। अब इसको लिखा कैसे जाता है, P इज इक्वल टू DE/dt। कितने समय में कितनी एनर्जी चेंज हुई। भाई आज एक चार्ज है, एनर्जी लेके आया, यहाँ से निकलेगा तो उसकी कुछ एनर्जी कम हो जाएगी। कितनी एनर्जी कम होगी और कितने समय में, दिस इज द एनर्जी डिसिपेटेड। फिलहाल मैं रेजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ बैटरी के लिए। बैटरी की कहानी खत्म हो गई जो पहले की। अगर हम रेजिस्टर या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर एनर्जी कितनी वेस्ट होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको इधर ले आता हूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ DE = P/dt। P के बदले फॉर्मूला लगा देते हैं। भाई P के बदले फॉर्मूला हम कौन सी लगाएंगे, I2R वाली। P = VI, V के बदले IR, तो ये क्या हो गया I2R। सो P के बदले वो फॉर्मूला लगा दी dt। अब मुझे क्या चाहिए, एनर्जी। हर बार की तरह चलिए इंटीग्रेशन कर दो। अब भाई एक्चुअली ये हमारी फाइनल फॉर्मूला है, ये हमारी फाइनल फॉर्मूला है। इस चैप्टर में अभी आप डीसी करंट पढ़ रहे हैं, एसी। जब हम एसी करंट पढ़ेंगे वहां पे करंट चेंज होगा, बट फिलहाल इफ I इज कांस्टेंट, भाई अगर I कांस्टेंट है तो हमको पता है कि वो बाहर आ जाएगा। सो DE, अच्छा DE का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एनर्जी। यहाँ से I2 बाहर, R तो वैसे ही कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा dt। बस चलो ये कब होगा, जब I कांस्टेंट होगा। अगर I कांस्टेंट नहीं है मतलब AC करंट है, अल्टरनेटिव करंट, तो फिर बस हमारा ये फॉर्मूला एंड हो जाएगा। सर डीसी करंट होगा, सॉरी डीसी करंट होगा, डीसी करंट है तो ये बिकॉज हमारा कांस्टेंट करंट रहेगा। अच्छा भाई हम कितने समय के लिए करते हैं, चलिए 0 से लेकर t, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना भी टाइम लेना है। हमने फिलहाल 0 से t ले लिया, तो एनर्जी इज इक्वल टू I2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। देखो वही तो हमने पढ़ा था भाई, जो हमने 10th में पढ़ा हुआ है ना उसी को हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। समझ आ रहा है बच्चा लोग? कुछ भी बेटा डाउट हो तो बोल दो। यस सर। अच्छा भाई यहाँ एक बात देख लो भाई, इसके भी अलग अलग फॉर्म पॉसिबल है, इसके भी अलग अलग फॉर्म पॉसिबल है। कैसे
भाई सीधी सी बात है, आप I के बदले वापस हम यूज करेंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो क्या मैं यहाँ पे I के बदले V स्क्वायर बाय R स्क्वायर लगा सकता हूँ? I स्क्वायर था, I के बदले V बाय R, तो दोनों को स्क्वायर भी दे दिया, RT। ये क्या हो गया, एक एक R कट, क्या बचा V स्क्वायर बाय RT। तो ये भी एनर्जी का एक फॉर्म हो जाएगा। एक और फॉर्म पॉसिबल है भाई, मैं क्या करता हूँ इस जगह पे R के बदले V बाय I कर देता हूँ। कहाँ करूँ, यहाँ करूँ। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या थी, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। हम क्या कर रहे हैं, V बाय R कर देते हैं, सॉरी V बाय I। R के बदले हमने V बाय I कर दिया, तो एक एक I कट, क्या बचा VIT। ठीक है भाई, जस्ट देखो ओम्स लॉ की मदद से हमने अलग अलग उसके फॉर्म निकाले हैं। किसी में वोल्टेज और करंट की बात की है, किसी में वोल्टेज और रेजिस्टर की बात की है, किसी में करंट और रेजिस्टर की बात की है। मतलब डिपेंडिंग के हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है, उसके डिपेंडिंग हम कोई भी एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ओके, चलो भाई फटाफट इसके छोटे से एग्जांपल देख लेते हैं। भाई मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्टेड है 2 ओम का और करंट जा रहा है यहाँ पे 3 एम्पियर का। बताइए कितनी एनर्जी डेसिपेट होगी, एनर्जी डेसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर RT। टाइम दिया हुआ है आपको 2 सेकंड का, बस फॉर्मूला है, सारी वैल्यू लगा तो आंसर आ जाएगा। I कितना दिया हुआ है 3। अच्छा ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब I कांस्टेंट हो, जब I कांस्टेंट हो। सपोज अगर ऐसा दिया हुआ है आपको 2 ओम, t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड यहाँ पे I इज इक्वल टू 2t दे दिया, t मतलब टाइम। भाई यहाँ पे करंट आपका कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ साथ करंट इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt, इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt। कहां से कहां तक, 0 टू 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए बोला है ना, सो 0 टू 2 सेकंड। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। R कितना है 2। सर अगर I कांस्टेंट हो तो ये यूज करना नहीं वाला, सॉरी I अगर कांस्टेंट हो तो ये यूज करना है, I कांस्टेंट हो तो ये यूज करते हैं। इंटीग्रेशन हम कब करते हैं, जब चीजें चेंज होती जाती हैं, समझ रहे हो, जब चीजें हर समय पे हर मोमेंट पे चेंज होती जा रही है, उस समय हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ओके सो ये हो जाएगा 9 × 4 36 जूल। कितनी एनर्जी आ गई भाई, 36 जूल। एनर्जी वेस्टेड, एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द रेजिस्टर या एनर्जी डेसिपेटेड, नाम अलग अलग है बट चीज एक ही है। ठीक है, लिख लेना, एनर्जी डेसिपेटेड, एनर्जी वेस्टेड, एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द रेजिस्टर, सब कुछ सेम है। अच्छा भाई इसको कैसे करेंगे, अब भाई देखिए इंटीग्रेशन I स्क्वायर के बदले हम क्या लिख देते हैं 2t। अच्छा R तो कांस्टेंट है तो R को तो बाहर ले ही सकते हैं, ये क्या हो जाएगा dt, 0 टू t, ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा आपका बाहर, एंड t स्क्वायर dt। भाई इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 कांस्टेंट होता है तो 4 को बाहर ले लिया। सो t स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन t n + 1 अपॉन n + 1, फॉर्मूला याद है n + 1, n मतलब पावर, पावर कितनी है 2, तो 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3, लोअर लिमिट अपर लिमिट। भाई हम बहुत बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं। ओके 2 सेकंड है ना, इसलिए 0 टू 2 4r, ये कितना हो जाएगा 8। अच्छा r कितना गिवन है 2 और ये हो जाएगा 8/2, नहीं सॉरी 3 है ना, 8/3 - 0, 8 × 8/3 64/3, इसका आंसर आ जाएगा 21.33 जूल, 21.33 जूल। भाई देखो
आप दोनों में कंपैरिजन करो, सर आपने वहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया? बिकॉज यहाँ पे करंट कांस्टेंट है। कॉन्सेप्ट करता देखो यहाँ पे करंट 3 एम्पीयर दे दिया, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे change हो रहा है। 2t दिया है, मतलब टाइम पे डिपेंड है। t इज इक्वल टू 1 तो I की करंट 2, t इज इक्वल टू 2 तो I की वैल्यू 4, t इज इक्वल टू 3 I की वैल्यू 6। टाइम के साथ साथ करंट चेंज होता जा रहा है, जहां चेंज होगा वहां हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एंड एक चीज आपने देखी बच्चा कि यार यहाँ की एनर्जी कम आ रही है, यानी कि अगर मैं करंट को चेंज करता हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट देता हूँ, सो एनर्जी कम वेस्ट होती है। डीसी करंट में एनर्जी ज्यादा इन्वेस्ट होती है, ये हम सीखने वाले हैं आपके ऑल्टरनेटिंग करंट में। तभी तो देखो एक ये रीजन है जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन होता है ना, मतलब एक पावर स्टेशन है जहाँ पे एनर्जी बन रही है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रही है, वहाँ से आपके घर पे आ रही है। सो आपके घर पे जो है करंट आ रहा है वो ऑल्टरनेटिंग होता है, ताकि मिनिमम से मिनिमम पावर वेस्ट, एनर्जी वेस्ट हो गई। भाई अगर डीसी करंट देने लग गए तो आप सोचो कितना ज़्यादा करंट जाएगा। भाई आज जो वायरें होती है वो ऐसे थोड़ी ना होती है कि भाई मेरे घर से आपके घर पे कनेक्ट कर दिया। भाई गुजरात के किसी गांव में कनेक्टेड होगी, यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर, वहाँ पे एनर्जी डेवलप हो रही है, बन रही है, ठीक है। जैसे कि गांधीनगर में एक टीपीएस थर्मल पावर प्लांट, फिर मुंद्रा जो है, मुंद्रा पे भी एनर्जी डेवलप होती है। सर ओडो में भी है। ओडो में पावर स्टेशन नहीं है, सब स्टेशन है, वहाँ से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब पावर जनरेट होकर वहाँ पे आ रही है, अब वो वहाँ से अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओडो में ले लो, रिंग रोड पे ले लो, मैंगो पे ले लो, हाँ मतलब वो वहाँ पे एनर्जी बन नहीं रही, वहाँ पे सिर्फ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। भाई बच्चे लोग हमको बोला हुआ है ये सर्किट दी है, 2 ओम 6 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। हमें कहा जा रहा है कि भाई 3 ओम में कितनी एनर्जी वेस्ट हुई एंड पूरे सर्किट में कितनी एनर्जी वेस्ट हुई ये बताओ। अच्छा अब 3 ओम में कैसे पता चलेगा? भाई यहाँ का जो भी करंट होगा उससे पता चलेगा। भाई देखो हमको 3 सेकंड बोला हुआ है तो टाइम की वैल्यू दे दी है। फॉर्मूला क्या थी? एनर्जी इज इक्वल, देखो करंट भी आपका कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I² RT। अब ये वाला I कौन सा होगा? वो करंट जो इसके अंदर जा रहा है। तो पहले तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना करंट जाएगा। कैसे ढूंढ सकते हो भाई? एक तो हम लगा सकते हैं किरचॉफ लॉ, लेकिन किरचॉफ लॉ से देखो ये बहुत सिंपल सर्किट है, मैं इसमें किरचॉफ लॉ लगा तो सकता हूँ लेकिन इट विल टेक मोर टाइम भाई, बिकॉज आपको I1 I2 करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन ऊपर वाले लूप के लिए बनानी पड़ेगी, फिर नीचे वाले लूप के लिए, फिर I1 I2 को सॉल्व करना पड़ेगा, इट विल टेक मोर टाइम। इससे अच्छा है कि इसको सिंपल सीरीज एंड पैरेलल की मदद से कर दो। भाई ये दो पैरेलल में है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/3, 1/6 प्लस 1 प्लस 2/6, ये हो जाएगा 3/6, 1/2, यानी कि इन दोनों के बदले देखो भाई इन दोनों को अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से सॉल्व करूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2 ओम। कैसे पता चलेगा? अरे भाई पैरेलल कनेक्शन है ना तो इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/r डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। फॉर्मूला सीखी थी ना हमने, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल को ऐड करना होता है। तो 1/6 प्लस 1/3 क्या, उसको सॉल्व किया तो आंसर है 1/2 मींस 1/r डैश की वैल्यू है 1/2। तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 ओम एंड ये 2 तो दे रखा है, अब ये दोनों सीरीज में हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? 2 + 2 4 ओम। बच्चा सीरीज हो गया ये, तो सीरीज में रेजिस्टर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं तो 2 + 2 4 ओम। ओके, करंट कितना निकल रहा है यहाँ से? 3 एम्पीयर, और यहाँ पे वोल्टेज कितना गिवन है? 12 वोल्ट। तो भाई ये पूरी सर्किट हो गई। आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है एनर्जी स्पेंड इन कंप्लीट सर्किट, तो चलिए उसके लिए क्या कर देंगे? E = I² RT। ये कौन सा I? सर्किट का फिलहाल है, सेकंड नंबर सॉल्व कर रहा हूं मैं, वो भी करेंगे, फर्स्ट भी करेंगे। I की वैल्यू 3, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4, टाइम दे रखा है हमको 3, करेक्ट? तो भाई ये हो जाएगा 9 × 12, 12 9 =
108 जूल। तो भाई पूरे सर्किट में कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है? 108 जूल। चलो यहां तक लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो भाई इसका आंसर तो आ गया हमारे पास 108 जूल। अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी। उसके लिए मुझे ये वाला करंट चाहिए। अब चलो मुझे यहाँ का करंट कैसे मिलेगा? जब मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। अच्छा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? देखो सबसे पहले मैं इसके लिए फाइंड करता हूँ। ये 3 एम्पीयर करंट इसके अंदर जा रहा है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप across 2 ohm resistance by V is equal to IR। I कितना है 3, R कितना है 2, 3 2 जा 6 वोल्ट। मतलब 6 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया। तो टोटल कितना था? 12 माइनस 6 कितना जाएगा यहाँ पे? 6 वोल्ट। समझ आ रहा है आपको? भाई सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, पता है कि नहीं पता? हमने सीखा था ना, सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखो सेम करंट जा रहा है यहां तक, अब वोल्टेज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके अक्रॉस में और इसके पूरे के अक्रॉस में। तो भाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब 12 में से 6 इधर चला गया, तो इधर कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आ जाएगा। अब इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी हमको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। भाई अगर आपको सीरीज पैरेलल कनेक्शन नहीं आता है बच्चा, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप जाइए एक बार उसका आज का वीडियो देखिएगा, ठीक है? उसमें हमने क्लियरली बात की थी कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो पहले ये सीरीज कनेक्शन था भाई, जब हमने ऐसा किया था, ये भी हमारा 2 आ गया था, ये भी हमारा 2 आ गया था, है क्या नहीं? तो मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब एक्चुअली ये दोनों 2 2 है, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसा हर बार जरूरी नहीं होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ही हो सकता है कभी इधर 4 हो जाए, इधर 6 हो जाए। सपोज अगर मैं यहाँ का ले लूँ 3, अगर मैं यहाँ का रेजिस्टेंस 3 ले लेता हूँ, तो भाई 3 3 जा यहाँ पे 9 चला जाएगा, तो 12 माइनस 9 इधर 3 आ जाएगा। डिपेंड करेगा कि रेजिस्टर की वैल्यू क्या है। हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? बट फिलहाल जो हमारी कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पे भी 6 वोल्ट है। अच्छा, ये दोनों, ये वाला कहाँ से आया? इन दोनों को कंबाइन करके। इसका मतलब इसके पास भी 6 वोल्ट, इसके पास भी 6 वोल्ट। लो अब तो काम कितना आसान हो गया हमारा। तो यहाँ का मुझे करंट चाहिए, तो V is equal to IR, I is equal to V by R। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में 6 वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस 3, सो करंट कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। अब एनर्जी डिसिपेटेड फाइंड कर लो, I स्क्वायर RT। I कितना आ गया हमको? 2। R की वैल्यू कितनी है? 3 और टाइम कितना दे रखा है? 3, सो 4 into 9 फिर से आ गया 36 जूल। तो बच्चों इसके अक्रॉस में 36 जूल जाएगा और पूरे सर्किट में 108 जूल वेस्ट होगा। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ?